तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी के ऊपर टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसकी ये पार्ट 1 है। ओके, तो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड यानी कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सबसे रिलेटेड जितने सारे एमसीक्यूज आज तक आपके एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, वही सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको, आने वाली आपकी यूपीएससी सीडीएस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन प्लांट एंड एनिमल इन द फॉर्म ऑफ। तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो किस फॉर्म में प्लांट एंड एनिमल में स्टोर्ड होती है, ये आपको सवाल में पूछा गया है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो मोनोसेक्राइड के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ओके, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये दो फॉर्म में आपकी एज ए मोनोसेक्राइड, क्या एज ए मोनोसेक्राइड आपको मिलती है। ओके, ग्लूकोज जो होती है वो एज ए पॉलीसेक्राइड स्टोर्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। ओके, जो कि कहाँ में मिलेगी आपको, प्लांट में मिलेगी। अब यही बात हम करते हैं, तो ग्लूकोज जो होती है एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। तो ठीक है, एनिमल में क्या हो गई, ग्लाइकोजन। ये किस में हो गई, एनिमल में। ऑप्शन बी को आप करेक्ट करेगा, ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर है, उम्मीद आपको चीज समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको कहा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन सी प्रेजेंट होती है। तो उससे पहले हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में थोड़ी सी जान लेनी पड़ेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं दोनों की। हमने यहाँ पे आपकी ड्राइंग ले ली है। तो देखिए, ये है आपकी प्लांट सेल और ये है आपके यहाँ पे एनिमल सेल। ओके, तो देखिए, ये प्लांट सेल, बिगर सेल होती है। ये सारे डिफरेंस बिटवीन मैंने यहाँ पे दे दी गई, यहाँ पे फिगर भी दे दी गई है। ये सारी चीज़ को आप देखेंगे तो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो आपकी एनिमल सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है और क्या होती है, साइटोप्लाज्म। तो इस सवाल का आप आंसर करेगा न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइट्रोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आपकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। ठीक है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइट्रोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। क्योंकि प्लांट सेल में आपकी क्या, सेल वॉल भी देखने को मिलती है, लेकिन एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है। ओके, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेल विद इन अ सेल। तो सेल विद इन अ सेल किसको कहते हैं, तो सेल विद इन अ सेल हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट को आप यहाँ पे करेक्ट करेगा। तो देखिए, ये जो होती है इसको हम सेल विद इन ए सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास इसकी खुद की डीएनए होती है। ठीक है, इट कंटेन इट्स ओन क्या, डीएनए। ठीक है, ओन डीएनए, इसके पास इसकी खुद की डीएनए होती है, इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस कहलाता है। ठीक है, ये ऑर्गेनल क्या हो गया, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हो गई। और ये आपकी किस चीज़ में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, किसमें, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद। सवाल दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन एंजाइम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सी दिए गए ऑप्शन है जो कि एंजाइम कंटेन करता है, तो ये है आपकी कौन सी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करेंगे। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया को करेक्ट आंसर क्यों चूज करेंगे, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये होती है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ सेल होती है। और ये क्या करते हैं, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम के तरह से काम करता है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट को लेकर के उसकी ब्रेकडाउन करवाता है छोटे छोटे पार्टिकल में, ताकि सेल को एनर्जी मिल सके। तो ये जो प्रोसेस होती है क्रिएटिंग सेल एनर्जी, सेल के लिए जो एनर्जी क्रिएट किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप इसको याद रखिए, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेल एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज सेमी परमिएबल। आपको पूछा गया है सेमी परमिएबल। तो आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर से भी आप पहचान सकते हैं कि क्या किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों दिया गया है, लेकिन आंसर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही चूज करेंगे। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन उसी के अंदर आती है, उसी को हम कहते हैं, ये क्या होती है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली भी कहते हैं। ठीक है, सेलेक्टिवली,
सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करता है। क्या करता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करता है, यानी कि मूवमेंट्स रेगुलेट करता है किसकी? सब्सटेंस की। क्लियर है? यानी कि ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करता है विद इन द सेल। ठीक है, यानी कि विद इन, यानी कि अंदर से बाहर सब्सटेंसेस की मूवमेंट करवाता है, रेगुलेट करवाता है किसी भी सेल में। यानी कि इसका मतलब इसका दिस मीन्स दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज टू एंट्री ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, अलाउ करती है जितने सारे सब्सटेंस है, यूजफुल सब्सटेंस है, उसको एंट्री करने में, और ये साथ ही साथ प्रिवेंट भी करती है, यानी कि रोकती है जितने सारे अदर सब्सटेंसेस होती है जिसको सेल में आनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो यही कारण है हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे आपकी ग्लाइकोप्रोटीन रहती है। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन वाली पार्ट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये ग्लाइकोप्रोटीन वाली पार्ट है। यहाँ पे क्या करती है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से अटैच्ड हो जाती है, उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन जो लिपिड आपकी कार्बोहाइड्रेट से अटैच हो जाती है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और ये जो होती है ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर्स है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटीन चैनल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर है? होप है आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। फिगर के साथ मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आंसर आप ऑप्शन बी को टिक करिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करता है, किस सब्सटेंस को अंदर जाना चाहिए, किस सब्सटेंस को अंदर जाने से रोकना चाहिए, ये सारे चीज़ ये करता है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देख लीजिए, आपको पूछा गया विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ ए प्लांट। ठीक है, कौन सी दिए गए न्यूट्रिएंट है जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है? ठीक है, क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल ऑफ ए प्लांट की। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगी वो आपकी कैल्शियम हो जाएगी। ठीक है, तो कैल्शियम को आप करेक्ट करेगा। अब देखिए कैल्शियम क्यों है? कैल्शियम एक्टिवेट करता है एनर्जी के, जो कि एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल लेवल की होती है, और साथ ही साथ ये क्या करती है, वाटर के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करवाती है सेल के अंदर, और साथ ही साथ ये आपकी सेल की ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, यानी कि सेल की ग्रोथ, ठीक है, सेल की डिवीजन और वाटर की मूवमेंट, ठीक, मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ये सारी चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर है? ठीक है, तो कैल्शियम क्या करती है, एनर्जी को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एनर्जी को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स एनर्जी। अब देखिए बहुत ही प्यारा सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है। पूछा गया आपको सर्टेन प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट कैन बी बेंट इजीली। ठीक है, सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट है जो कि इजीली बेंट हो जाती है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये हमें कॉलन कायमा के कारण देखने को मिलती है। ठीक है, तो कॉलन कायमा जो होती है इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो इजीली बेंड हो जाए। ठीक है, यानी कि बिना तोड़े उसे बेंड होने पे मदद करता है। कौन? कॉलन कायमा। तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट करिएगा। क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो होती है इलोंगेटेड सेल होती है। ठीक है, इसके अंदर ये जो कॉलन कायमा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है इलोंगेटेड सेल्स, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसमें क्या होती है, बहुत ही लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल होती है, इस प्रकार के सेल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सेल होती है और जिसको हम बेंड कर देते हैं तो ये टूट नहीं पाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड? कौन सी दिए गए ऑप्शन में जो टिश्यू है वो डेड टिश्यू है? ये आपको पूछा गया है, डेड टिश्यू आपको पूछी जा रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड टिश्यू? तो डेड टिश्यू आपको यहाँ पे पता नहीं है, तो स्क्लेरन कायमा जो होती है, ठीक है, स्क्लेरन कायमा ही डेड टिश्यू होती है। अब आइए हम जानते हैं, तो स्क्लेरन कायमा क्या होती है? ये सेल जो होती है परमानेंट टिश्यू होती है जो कि आपके प्लांट में प्रेजेंट होती है, और ये साथ ही साथ क्या करती है, आपकी प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड कराती है, स्टिफनेस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, स्क्लेरन कायमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, ये एक तरह की क्या है, परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, ये क्या है, परमानेंट टिश्यू होती है, और ये साथ ही साथ आपको क्या प्रोवाइड कराती है, हार्डनेस और स्टिफनेस। ठीक है, हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड कराती है किसको, प्लांट को, पोस्ट ऑफ क्या, डेड सेल।
तो ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स आपके स्टेम में प्रेजेंट होते हैं आपके वास्कुलर बंडल के अराउंड में, ठीक है, वास्कुलर बंडल, क्लियर है। और साथ ही साथ आपके जो लीव्स होते हैं उसके वैन में, और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स की जो हार्ड कवरिंग होती है ना, सीड्स की जो कवरिंग होती है, कवरिंग, और सीड की कवरिंग में आपको ये देखने को मिल जाती है, और या फिर नट्स में, ठीक है, ये सारे डेड सेल आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो स्क्लेरेन्काइमा होती है जिसको हम डेड टिश्यू कहते हैं। तो ऑप्शन सी को आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछी गई है द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी की मेन फंक्शन क्या होती है। तो देखिए गोल्गी बॉडी की बहुत सारी फंक्शन होती है, बट बेसिकली इसकी जो मेन फंक्शन होती है इसके बारे में हम अभी बात करने वाले। तो गोल्गी अपैरेटस जो होती है, गोल्गी बॉडी को हम गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं। ये क्या करती है, मटेरियल प्रोवाइड कराती है, किस चीज़ के लिए, सेक्रेशन के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड मटेरियल फॉर सेक्रेशन, ठीक है। तो ये क्या करवाती है, मटेरियल फॉर सिक्रेशन, और ये आपकी मेम्ब्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन में भी मदद करती है, ठीक है। ये क्या करती है, मेम्ब्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन में, ओके, मेम्ब्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन में भी मदद करती है। और फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में मदद करवाती है, जिसके मेलानिन, एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म और लाइसोसोम। लाइसोसोम भी जो बनती है ये भी याद रखिएगा आपकी गोल्गी बॉडी से ही बनती है, ठीक है। लाइसोसोम जिसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, ये भी आपकी गोल्गी बॉडी का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। गोल्गी बॉडी की ही ये क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। इसको याद रखिएगा, आपको आगे भी देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं नहीं तो कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगी कि लाइसोसोम आपको कहाँ से देखने को मिलती है। तो ये भी गोल्गी बॉडी का ही प्रोडक्ट होती है, क्लियर है। और साथ ही साथ ये इतने सारे चीज़ प्रोड्यूस कराने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेक्रेटरी ऑर्गेनल कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ प्रोड्यूस करवाती है, जिसकी अभी भी मैंने आपको बताया, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म की जो एक्रोसोम होती है, मेलानिन पिगमेंट, फिर से ग्लाइकोप्रोटीन से बहुत सारे प्रोडक्ट ये बनवाता है। तो इतने सारे चीज़ ये प्रोड्यूस करवाता है, उसी के कारण इतने सारे चीज़ सिक्रेट करवाता है, इसलिए इसके कारण इसका नाम रख दिया गया है सेक्रेटरी ऑर्गेनल, ठीक है। इसको सेक्रेटरी ऑर्गेनल कह दिया गया है, क्लियर। तो इसी के कारण गोल्गी बॉडी की जो मेन फंक्शन हो गई वो क्या हो गई, सिक्रेशन हो गई। तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल आपको पूछा गया है, जाइलम टिश्यू इज मेनली कंसर्न्ड विथ द, जाइलम टिश्यू की क्या ऐसी काम विशेषताएं हैं जो कि आपको यहाँ पे सवाल में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपके दो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू होती है। सबसे पहले आप ये जान रही है, टू टाइप ऑफ आपकी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट टिश्यू होती है, ट्रांसपोर्ट टिश्यू। अब देखिए ट्रांसपोर्ट टिश्यू क्यों इसको नाम रखा गया है, इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये सेवरल टाइप ऑफ चीज़ ट्रांसफ़र करती है सेल में, ठीक है, टिश्यू में, क्लियर है। तो सबसे पहला हमारा जो बात आता है, हम बात कर लेते हैं जाइलम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सवाल तो जाइलम से रिलेटेड ही है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पे जानने को है, ठीक है। तो जाइलम की काम क्या होती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है और स्टोर करती है वाटर, ठीक है, ये वाटर और वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट, वाटर और वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करती है, स्टोर करती है और ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, क्लियर है। जाइलम की काम आप समझ चुके हैं, किस चीज़ में ट्रांसफ़र करती है, इन वस्कुलर प्लांट में, ठीक है, वस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, इन वस्कुलर प्लांट। तो जाइलम की काम तो आप समझ चुके हैं। अब हम जान लेते हैं फ्लोएम के बारे में। सवाल तो जाइलम से है, अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या करती है। आंसर तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट इन प्लांट। तो ऑप्शन बी को तो आप यहाँ पे करेक्ट कर ही लेंगे, है कि नहीं। बट हमें साथ ही साथ जाइलम के साथ साथ फ्लोएम के बारे में भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपको आगे बहुत सारी सवाल देखने को मिल जाए, और आपके एग्जाम में भी तो डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल देखने को मिलेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन से आपको 2-4 क्वेश्चन की तैयारी करवा दूँ, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बात रहती है फ्लोएम की। तो फ्लोएम की क्या काम होती है, ये रिस्पॉन्सिबल रहती है आपकी ट्रांसपोर्टिंग शुगर, ये शुगर की ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, प्रोटीन की, ठीक है, शुगर, प्रोटीन और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, और अदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गई, जितने सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे उसकी ये क्या कराती है, स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है,
तो ये काम हो गया आपकी फ्लोएम की। वाटर जाइलम की क्या काम हो गई, वाटर और वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना वास्कुलर प्लांट में, और फ्लोएम की काम हो गई शुगर, प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स जितने सारे इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, वो सारी चीज़ ट्रांसपोर्ट करती है वास्कुलर प्लांट को। अब आपको इस सवाल में पूछा गया विच ऑर्गेनल इन द सेल, सेल में से कौन सी ऑर्गेनल है जो कि अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस में तो डीएनए आपको देखने को मिल ही जाती है, बट बाकी ऐसी कौन सी ऑर्गेनल है जिसमें आपको डीएनए देखने को मिलती है, तो ये होती है दोस्तों आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप अच्छे से याद रखिएगा, ये पावर हाउस ऑफ सेल है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन एडिशन टू क्रोमोजोमल डीएनए, ठीक है, क्रोमोजोमल डीएनए के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर न्यूक्लिक मटेरियल आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपको पूछा गया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट सेल, कौन सी दिए गए ऑप्शन में ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता है उसके सेल में। तो देखिए एंजाइम्स क्या होती है, एंजाइम्स एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती है जिसके कारण कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो सके, ठीक है। एंजाइम की क्या काम होती है, एंजाइम आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन करवाती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, यानी कि जहाँ भी एंजाइम होगी वहाँ आपको बायोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, और जहाँ नहीं होगी वहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो वायरस जो होती है आपकी वो एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। वायरस क्या है, एक नॉन लिविंग क्रिस्टलाइजेबल एंटिटीज है जो कि ठीक है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वायरस के पास किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, उसकी खुद की किसी प्रकार की एंजाइम नहीं होती है, लेकिन वायरस जो होती है अपने होस्ट के ऊपर रह करके उससे एंजाइम यूज कर सकती है, और साथ ही साथ अपने सिस्टम को रेप्लिकेट कर सकती है, ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती है। तो वायरस के अंदर जो रेप्लिकेशन होती है वो होस्ट सेल में जाने के बाद होती है, वायरस अकेला कुछ नहीं है, इसके पास न सेल है न कुछ है, तो वायरस को आप करेक्ट आंसर चूज करेगा। अगला सवाल देखिए, पूछा गया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, आपको पूछा गया लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम आपको किस में देखने को मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, हर्मिट क्रैब, एलिफेंट, काऊ सारी चीज़ दिए गए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रोमोसोम हो गई वो आपकी हर्मिट क्रैब के अंदर आपको देखने को मिलेगी। हर्मिट क्रैब के अंदर टोटल अगर जो हम बात करें तो आपको 127 पेयर ऑफ, देखिए हम पेयर की बात कर रहे हैं, जोड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी आपको क्रोमोसोम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी हर्मिट क्रैब की हो जाएगी, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी होती है आपको पता है, 23 पेयर होते हैं, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती है। एलिफेंट के अंदर जो हम बात करेंगे तो एलिफेंट के अंदर भी हमें 28 पेयर देखने को मिल जाती है, ठीक है, 28 पेयर्स हमें देखने को मिल जाती है। काऊ की जो हम बात करें तो काऊ के पास आपको अप्रोक्स 30 पेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, हम जोड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो टोटल बात करेंगे तो 60 क्रोमोसोम, ठीक है। बट यहाँ पे आंसर तो आपके हर्मिट क्रैब को आप चूज़ करिएगा, बट यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि आपके किंगडम प्लांटेज से आती है, जिसके पास टोटल 630 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती है, और यही सबसे लार्जेस्ट है। तो ये क्या है, एक फर्न है, ठीक है, जो फर्न होती है, फर्न आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो फर्न्स में जिसका नाम है ऑफियोग्लोसम, ठीक है, ये एक फर्न है जो कि आपकी किंगडम प्लांटे के अंदर आता है। इसके पास टोटल 630 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब आप सोच लीजिए सबसे हाईएस्ट जो क्रोमोसोम है आपको ऑफियोग्लोसम के अंदर ही देखने को मिल जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, शायद कभी आपको किसी एग्जाम में पूछ दिया जाए तो नोट बना के इसे याद कर लीजिएगा। और जो चीज़ें मैं बात यहाँ पे आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ क्योंकि लिखने पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, बट जो चीज़ मैं बोलता हूँ कोशिश करिए कि आप उसे नोट डाउन कर ले पॉज करके। अब देखिए आपको यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, ब्लड एंड लिम्स आर टाइप्स ऑफ, ब्लड और लिम्फ जो होती है वो किस प्रकार की टिश्यू होती है। तो देखिए ब्लड और लिम्फ जो होती है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है, ये क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो लिम्फ क्या होती है, तो थोड़ी सी लिम्फ के बारे में आप यहाँ पे जान जाइए, लिम्फ क्या होती है। तो लिम्फ क्या होती है, इसके अंदर प्लाज्मा होती है और लेसर नंबर ऑफ WBC प्लेटलेट होती है। इसके को मैं नीचे तरफ यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर टाइप से बता देता हूँ, लेसर नंबर ऑफ WBC, ठीक है, WBC और प्लेटलेट्स। अब देखिए लिम्फ की काम क्या होती है, इसकी फंक्शन क्या होती है, इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस सिस्टम, ये आपकी बॉडी की डिफेंस सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी की तरह ये काम करती है, ठीक है। ये आपकी पार्ट ऑफ क्या होगी, इम्यून सिस्टम की पार्ट है, क्लियर है।
तो इम्यून सिस्टम के पार्ट है, ये क्या करती है, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस की तरह काम करती है। आगे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने ब्लड के, ठीक है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होती है, ब्लड के अंदर आपको प्लाज्मा मिल जाएगी, WBC मिल जाएगी, RBC मिल जाएगी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ होगी इस थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी आपको, और कुछ हार्मोन्स मिल जाएगी। इसकी फंक्शन क्या होती है, यानी कि ये सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करवाती है, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ की तो एडिशनल चीज़ है। आंसर है आपकी कनेक्टिविटी। क्लियर, इसको करेक्ट करेगा। बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, पूछा गया आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की कंस्टिट्यूएंट कौन सी दिए गए ऑप्शन में से नहीं है। तो देखिए अभी हमने उसकी डायग्राम दिखी थी, उसमें हमने देखा था कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड, ये सारे चीज़ हमें देखने को मिल गए थे। लेकिन ये जो प्रोलिन होती है, प्रोलिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी नहीं होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। प्रोलिन क्या है, प्रोलिन एक सेकेंडरी अमीनो एसिड है, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी अमीनो एसिड, ठीक है, सेकेंडरी अमीनो एसिड होती है प्रोलिन। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, पूछा गया आपको द रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज ए प्री रिक्वेस्टी फॉर ए यूकैरियोटिक सेल टू अंडरगो डिवीजन ड्यूरिंग द सेल द DNA रेप्लिकेट्स एट। तो देखिए बहुत ही अच्छी से सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो सेल साइकिल होती है वहाँ पे आपकी सबसे पहले आपकी G1 फेज चलती है, जिसको हम सेल इंक्रीज इन साइज, इसमें आपकी सेल क्या होती है, इंक्रीज इन साइज होती है। और S फेज जो होती है, जो कि सेकेंड फेज हम इसे बोलते हैं, इसमें सिंथेसिस फेज होती है, जिसके अंदर DNA की रेप्लिकेशन, DNA की सिंथेसिस हो जाती है। तो S फेज को आप करेक्ट करिएगा, ठीक है। S फेज के बाद आती है G2 फेज, जिसमें आपकी सेल डिवाइड होने के कगार पे आ जाता है। और M फेज जो होती है उस वहाँ पे क्या हो जाती है, ये सारी चीज़ डिवाइड कर जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 फेज आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपके सवाल है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डज साइटोकाइनेसिस यूजुअली अकर इन एनिमल। तो एनिमल में जो होती है साइटोकाइनेसिस कब अकर होती है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया गया है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि पहले G1 फेज होती है, इसके बाद फिर S फेज होती है जिसमें DNA की सिंथेसिस हो जाती है, फिर G2 फेज आती है जिसमें सेल डिवाइड कर जाती है, उसके बाद ये M फेज आती है जिसको माइटोटिक फेज करते हैं। और इसके अंदर आपको टोटल 4 फेज देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आती है आपकी प्रोफेज, फिर आती है आपकी मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज, फिर आती है टेलोफेज। तो जो साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होती है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन देखने को हमें मिल जाती है। तो ये हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिल जाएगी, सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएगी एनाफेज में, ठीक है। तो ये जो एनाफेज जो होती है ये आपकी यहाँ से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है। एनाफेज से साइटोकाइनेसिस सबसे पहले हमें देखने को मिलती है, और टेलोफेज में आकर के साइटोकाइनेसिस एंड हो जाती है, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में यहाँ पे बट गई, देख रहे होंगे आप यहाँ पे। क्लियर है। तो जो आपकी माइटोसिस डिवीजन में साइटोकाइनेसिस सबसे पहले हमें एनाफेज पे देखने को मिल जाती है, जो कि टेलोफेज में जाकर के एंड हो जाती है। सवाल पूछा गया आपको लाइजोसोम एराइजेस फ्रॉम। तो अभी हमने जाना था कि लाइजोसोम हमें गोल्गी अपैरेटस से देखने को मिल जाती है। तो देखिए ये आपकी जो प्राइमरी लाइजोसोम होती है, जो इसकी फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग से ही टूट करके बाहर आ जाती है, प्राइमरी लाइजोसोम हो गई आपकी, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी लाइजोसोम हो गई, और यही आगे जाकर के फ्यूजन होने के बाद ये आपकी सेकेंडरी लाइजोसोम बना देती है। लाइजोसोम क्या होती है, ये एक तरह की सुसाइडल बैग होती है, ठीक है। सुसाइडल बैग हम इसे जानते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया था करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है, तो मैंने अभी आपको दिखाया। सबसे पहले हमारी होती है क्या, G1 फेज, फिर होती है S फेज, फिर होती है G2, फिर होती है M फेज, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। तो ऑप्शन सी आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। तो देखिए अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, पूछा गया आपको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ। तो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है उसमें हमें क्या देखने को मिल जाती है, आपके सवाल में पूछा गया है प्रोटीन, लिपिड, ठीक है। प्रोटीन, लिपिड हमें देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ हमें कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिल जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो वेरी करती है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में और इसकी सेल टाइप में, कि कितने प्रोपोर्शन हमें देखने को मिलती है, वो तकरीबन 50% होती है, ठीक है। तो प्रोटीन हमें यहाँ पे कितने देखने को मिलती है, 50% देखने को मिल जाती है।
तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे करेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए बाय मास की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ लिपिड जो हमें देखने को मिलती है हमें 50 नहीं 40% देखने को मिलती है, ठीक है। लिपिड हमें 40% देखने को मिल जाती है और 10% क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन हो, ठीक है। तो ये कंपोजिशन हर चीज़ के लिए नहीं होती है, सेवरल टाइप ऑफ चीज़। तो ये जो कंपोजिशन हम जो यहाँ पे लेके चलेंगे ना, ये कंपोजिशन हम लेके चलेंगे किस चीज़ की, ये हम कॉमन लेके चलेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए अगर जो हम टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करें, टिपिकल ह्यूमन सेल की जो हम बात यहाँ पे करते हैं तो उसके अंदर हमें प्रोटीन देखने को मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को जब हम काउंट नहीं करें तो हमारी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी इस सवाल की, तो इस सवाल की करेक्ट आंसर हमारी ये, इसको हम कर सकते हैं 50% प्रोटीन और 50% जो लिपिड दिया है, लेकिन ये नहीं होगी, इसके अंदर हमें 40% लिपिड देखने को मिलती है प्लस 10% हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन की जो हम बात करें तो थोड़ी सी ऑप्शन ये सही नहीं है, तो ऑप्शन बी को ही फिर भी आप करेक्ट करिए क्योंकि 50% प्रोटीन हमें देखने को मिल जाती है। रेड ब्लड सेल की जो हम बात करते हैं तो उसमें हमें बस 30% देखने को मिलती है, ठीक है। हमें बस 30% हमें बस लिपिड देखने को मिल जाती है। अब देखिए एक सवाल आपको पूछा गया है, F1 पार्टिकल, ऑक्सीजन और एलिमेंट्री पार्टिकल आर प्रेजेंट इन, ये सारी चीज़ कहाँ आपको देखने को मिल जाती है, आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए ऑक्सीजन जो होती है ये स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होती है जो कि आपकी क्रिस्टे में माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टे होती है, जो फोल्ड होती है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसकी ये जो इस प्रकार की जो, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी ये जो इस प्रकार की जो फोल्डिंग है ना, इसको क्रिस्टे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलोंगेटेड पार्ट है, यहाँ पे आपको क्रिस्टे अच्छे से बता दिया गया है कि किस प्रकार की फोल्डिंग है। अब ये देखिए क्रिस्टे के ऊपर में जो स्मॉल बबल्स होते हैं ना, ये गोले गोले गोल आकार के जो होते हैं, इसी को हम कहते हैं F1 पार्टिकल या फिर FO पार्टिकल, ठीक है। कि आपकी क्रिस्टे के फोल्डिंग में देखने को मिल जाती है जो कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन को आप करेक्ट करेगा। ऑक्सीजन की फंक्शन क्या होती है, तो ये आपकी एटीपी की प्रोडक्शन में और ऑक्सीडेशन में मदद करती है, क्लियर है। तो ये पॉइंट को आप लेकर के चलेंगे। जो द फॉलोइंग रिलेटेड टू ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन किस चीज़ से रिलेटेड आपके सवाल में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात आती है ग्लाइकोसिलेशन क्या होती है। तो ग्लाइकोसिलेशन जो होती है ये आपके अटैचमेंट ऑफ ग्लाइकेंस टू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लाइकेंस जो होते हैं, ग्लाइकेंस जो होती हैं उसकी अटैचमेंट हो जाए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ जो अटैचमेंट हो जाए उसी को हम ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, लिपिड आ जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन आ जाएंगे, ठीक है, इसी प्रकार की चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो जो प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल होती है, ठीक है, अब देखिए ये जो मटेरियल है जिसके साथ ग्लाइकेन जुड़ेगा वो मटेरियल कौन प्रोड्यूस करवाएगा। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल होती है ये सबसे ज़्यादा आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देगी। क्यों, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, ये एक तरह की सेक्रेटरी ऑर्गेनल है जो कि सिक्रेशन करवाता है बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल की, तो इसलिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आंसर लेकर के चलेंगे। अब देखिए एक सवाल आपको पूछा गया था, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। अब देखिए न्यूक्लियस से कंफ्यूज मत करिएगा, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस क्या होती है, किस चीज़ के सिंथेसिस ये करवाती है। तो देखिए हर एक न्यूक्लियस, जितने सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, न्यूक्लियस देखने को मिल जाती है, ठीक है। हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाती है, न्यूक्लियस देखने को मिल जाती है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाती है, न्यूक्लियोलस देखने को मिल जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है किस चीज़ की बनी रहती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर प्रोटीन की बनी होती है और राइबोन्यूक्लिक एसिड की, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड की बनी हुई होती है जिसको हम आरएनए कहते हैं, क्लियर है। तो इतना आपको समझ में आ गई। अब इसकी मेन फंक्शन क्या होती है, ये रीराइट करती है राइबोसोमल आरएनए को ताकि ये प्रोटीन के साथ कंबाइन कर पाए। अब देखें न्यूक्लियोलस की फंक्शन क्या हो गई, इसकी फंक्शन ये हो गई कि ये आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए को कंबाइन करवाता है किस चीज़ से, प्रोटीन के साथ, क्लियर है। इसकी फंक्शन ये हो गई, इसकी फंक्शन क्या हो गई, रीराइट राइबोसोमल आरएनए एंड कंबाइन विथ प्रोटीन, क्लियर है। तो ये किस चीज़ की सिंथेसिस करवा दी आपकी, ये सिंथेसिस करवा दी आपकी आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए
तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया, द शेप ऑफ क्रोमोजोम इज क्लियरली विजुअल एट। तो क्रोमोजोम की जो शेप होती है वो हमें क्लियरली कहाँ देखने को मिल जाती है? तो क्रोमोजोम की जो शेप होती है वो हमें मेटाफेज में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मेटाफेज को आप करेक्ट करिएगा। तो देखिए जो एम फेज जो होती है उसमें आपको 4 फेज देखने को मिल जाती है। क्लियर है? एम फेज जो होती है उसमें आपको टोटल 4 फेज देखने को मिल जाए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जिसमें आपको साइटोकाइनेसिस एंड हो जाती है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे समझनी थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पार्ट में बस हम इतना ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे और टोटल 50 सवाल करके हम समाप्त कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हमारे साथ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को भी लाइक करिए और डाउट्स अपनी कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।